हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी में पार्लियामेंट का टॉपिक। तो दोस्तों, केवीसी ऑनलाइन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस आने वाली हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, तो मैं यहाँ आपके लिए आज पार्लियामेंट के टॉपिक को लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप जानेंगे पार्लियामेंट से। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो जैसे दोस्तों, संसद, जिसे आप पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप, शुरुआत से लेकर लास्ट तक चीज़ों को बारीकी से हम लोग जानते रहेंगे। तो जैसे अगर हम बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन में जो संसद होती है, उसको अगर मेंशन की बात आती है तो दोस्तों, संविधान में भाग संख्या 5। और दोस्तों, अगर बात आती है अनुच्छेद की, जिसे आप आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको दोस्तों आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है। आप जानते हैं कि आजकल के एग्जाम में ये जो आर्टिकल होते हैं भर भर के पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि ताकि अगर कोई भी चीज़ कहाँ मेंशन हो रखी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको जो आर्टिकल जो याद रखना है दोस्तों, वो 79 याद रखना है। अगर हम बात आती है भाई दोस्तों कि ये जो संसद है, इसके बात आती है अंग की। तो दोस्तों, इसके अंग पूछे जाते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, अंग होंगे 3। जबकि कहीं कभी कभी पूछता है कि संसद के सदन कितने होते हैं। तो दोस्तों, सदन होते हैं 2, अर्थात सदन होंगे 2, जिसे आप लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं। मैं बारीकी से आपको 1 बाय 1 करके आपको पूरा डिटेल में चीजें बताऊंगा। तो फिलहाल यहां आप संसद के अंग 3 हैं और सदन 2 हैं। तो जानते हैं हम लोग संसद का निर्माण अगर आपसे पूछता है दोस्तों कितने अंगों से मिलकर हुआ है, तो 3 अंगों से मिलकर संसद का निर्माण हुआ है। जिसमें आपको लोकसभा, एक सदन हो गया हमारे संसद का। दूसरा दोस्तों, राज्यसभा, ये संसद का ये दूसरा सदन है दोस्तों, राज्यसभा। राज्यसभा। चलिए, अब बात आती है दोस्तों तीसरे अंग की। बात अगर करें तो संसद में जो तीसरा अंग है दोस्तों, वो है हमारा राष्ट्रपति। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के हिसाब से सबसे बड़ा सर्वोच्च जो हमारा पद है, पोस्ट जो है, वो राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति दोस्तों संसद का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। अगर हम इनके आर्टिकल की बात करें तो यहां जो राज्यसभा है दोस्तों, आर्टिकल यहां आप 80 को आप याद रखेंगे कि राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। देन अगर लोकसभा की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां लोकसभा को आर्टिकल 81 में याद, यहां राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसका वैसे आर्टिकल है 52। अभी इसको बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप एक क्लॉकवाइज की तरह अगर आप देखें तो ये संसद 79 में, ये देन 80 में, और उसके बाद में ये जो लोकसभा है ये 81 में है। तो ये जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको अनुच्छेद, आर्टिकल याद करने में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में आपको ये आर्टिकल याद रहते हैं क्या? तो मैं आपको कुछ ये 3 आर्टिकल याद कराने का एक तरीका बताता हूं। जैसे एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। जैसे एक वर्ड है दोस्तों सरला, सरला, ये आप याद रखिए इसको। सरला में अगर आप देखें, इसको क्लासिफाइड करें तो सरला में दोस्तों यहां सा से संसद की बात हो रही है, तो संसद में हो गया 79। और यहां रा से राज्यसभा है दोस्तों, तो आर्टिकल हो गया 80। और ला से दोस्तों लोकसभा है, तो ये आर्टिकल हो गया
81। आई होप ये जो ट्रिक है ये पहली बार पढ़ने वालों को तो काफी अच्छी लगी होगी। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, वो ये नहीं सोचें कि हम लोग केवल यहीं तक लेके चलेंगे, आगे भी लेके चलूंगा मैं इसको। तो ये सरला के नाम से आर्टिकल आप केवल एक काउंटिंग नंबर के रूप में भी याद रख सकते हैं। 79, 80, उसके बाद 81 है। चलिए दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं फिर से अपने टॉपिक पे, जहां हम बात कर रहे थे राज्यसभा की। ठीक है दोस्तों, देन अगर हम बात आती है राज्यसभा में, तो थोड़े से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई आर्टिकल के अलावा भी तो बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो उनके बारे में बात करें तो दोस्तों, ये जो राज्यसभा है, अभी मैं आपको लोकसभा से कंपैरिजन करके भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के पॉइंट देखें तो दोस्तों, राज्यसभा को आप उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उच्च सदन। कई सारे नाम हैं इसके, पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। देन दोस्तों, उच्च सदन के साथ साथ इसको आप स्थायी सदन के नाम से भी जानेंगे। राज्यसभा को आप स्थायी सदन के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों, अगर देखा जाए कि राज्यसभा को ये काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी राज्यसभा को पहले जाना जाता था, जिसे आप राज्य परिषद के नाम से भी जानेंगे। राज्य परिषद, राज्य परिषद। लेकिन दोस्तों, अगर बात आती है कि इसका नाम चेंजेस कब हुआ है, तो ये हमारा 23 अगस्त 1954 एक अध्यादेश जारी हुआ, जिसके बाद में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्य परिषद को नाम दिया गया दोस्तों, क्या? राज्यसभा। आज ऑफिशियल नाम जो अगर है इसका, तो वो राज्यसभा ही है। देन अगर आप देखें, इसको इंग्लिश की बात आती है, तो दोस्तों इसको आप अपर हाउसेस के नाम से भी जानते हैं। इसको आप अपर हाउसेस के नाम से भी जानते हैं, राज्यसभा। चलिए, अब बात आती है राज्यसभा की। ये तो हो गई नामों की बात। अब इसके अंदर की बात अगर हम देखें कि अंदर इसके क्या है, राज्यसभा क्या होती है, किस तरीके से एग्जाम में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, उन सबको वन बाई वन करके जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि राज्यसभा में अगर आपको यहां मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए आपसे न्यूनतम, मिनिमम आयु पूछता है। तो न्यूनतम जो आयु होती है दोस्तों, वो होती है 30 इयर्स। कितने साल होगी दोस्तों? वो 30 साल होगी। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में इसकी जो आयु होती है, न्यूनतम आयु होती है, वो 25 इयर्स होती है। और यहां दोस्तों आपकी जो न्यूनतम आयु होती है, वो 30 साल होती है। अगर मैक्सिमम की बात आती है, मिनिमम की बात यहां मैं कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात आती है, तो कोई निश्चित सीमा में आयु निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात जो भी व्यक्ति इसका इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होता है, वो आगे लड़ता रहता है। चलिए, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारी 30 साल हो गई। साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो सदस्य होता है, इसका जो सदस्य होता है, वो दोस्तों उसको बोलते हैं आप सांसद। क्या बोलेंगे? सांसद, जिसे आप एमपी के नाम से भी जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारे सांसद होते हैं, इनका जो इलेक्शन जो प्रोसीजर होता है, जिसे आप चुनाव प्रक्रिया कहो या निर्वाचन कह सकते हैं आप इसको, जो चुनाव होता है इनका, वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में ये इनके सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य, इनका इलेक्शन कभी भी जनता के द्वारा, बाय द पीपल, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं होगा। इनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कहने का मीन्स क्या है? मैंने जैसे सपोज है एमएलए एमपीज को चुना है, देन वो इसको चुनेंगे राज्यसभा के मेंबर्स को। इसलिए जनता से, बाय द पीपल, इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। और चुनाव की जो हमारा जो सिस्टम है, वो कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है ना? चलिए, देन उसके बाद में दोस्तों, अगर हम बात आती है इनके
टाइम ऑफ ड्यूरेशन की बात करते हैं, टीनर की बात करते हैं, कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल। कितने साल होता है? 6 साल होता है। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि यहां जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां कार्यकाल भी फिक्स है, फिर भी ये स्थायी सदन कैसे बन गया? तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे यहां क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा में जो टोटल कैंडिडेट होते हैं, राज्यसभा में जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्य दोस्तों 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 250। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर बात आती है तो 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल तौर पे मैक्सिमम कैंडिडेट के बारे में ही हम लोग समझेंगे। तो यहां क्या होता है दोस्तों, कोई सदस्य 250 में 1/3 जो हमारे कैंडिडेट हैं, मतलब 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल के बाद चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद, 2 वर्ष के बाद इनका चुनाव होता है। और एक बात याद रखेंगे, जितने सदस्य चुने जाते हैं उतने ही सदस्य रिटायरमेंट भी हो जाते हैं, जिसे आप सेवानिवृत्त के नाम से जानते हैं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां टोटल मैक्सिमम कैंडिडेट का 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 साल के बाद चुने जाएंगे। जितने सदस्य चुने जाएंगे दोस्तों उतने ही सदस्य सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे, रिटायरमेंट भी हो जाएंगे। तो ये आप कहने का मीन्स ये है कि इस तरीके से राज्यसभा दोस्तों कभी भंग नहीं होगी, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी, और ये कहलाएगा दोस्तों स्थायी सदन। और सीधा पेपर में पूछा जाता है कि कभी भी न भंग होने वाला सदन कौन सा है, तो ये राज्यसभा है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, कभी भी न भंग होने वाला सदन, कभी भी न भंग होने वाला सदन। तो ये दोस्तों हमारा कभी भी न भंग होने वाला सदन है। कहने का इट मीन्स ये है कि ये एक चेन पुलिंग वाला सिस्टम बन गया दोस्तों। जितने लोग जा रहे हैं उससे पहले उतने ही सदस्य इसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहे हैं। तो क्या कभी ये प्रोसीजर कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही आप जानते हैं कि ये 1/3 आते रहेंगे टोटल मैक्सिमम का 2 साल के बाद में, और ये अपना कार्यकाल 6 साल का पूरा करते हुए बाहर एग्जिट होते रहेंगे। दोबारा से भी कोई सदस्य अगर एलिजिबल है, अगर कोई कैंडिडेट दोबारा से राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो दोस्तों वो भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई बाध्य नहीं किया गया है, मना नहीं करी गई है कि ये कैंडिडेट एक ही बार सांसद बनेगा, दोबारा भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आई होंगी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो यहां जो राज्यसभा होते हैं इनकी जो सदस्य संख्या है, इनकी जो सदस्य संख्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की आप अनुसूची पढ़ते हैं, ये वैसे अलग टॉपिक है, शेड्यूल पढ़ें आप तो अनुसूची संख्या 4 में दोस्तों यहां नाम दिया गया है कि राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा कर दिया है, जो सीटें जो बांट दी गई हैं, राज्यवार सीटें बांटी गई हैं। तो यहां जो टोटल कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे नहीं कि किसी एक स्टेट से ही हमने ले लिए, सबका इलेक्शन एक ही स्टेट से कर दिया। ये राज्यों में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखें तो अपने यूपी की बात आती है दोस्तों, तो यहां उत्तर प्रदेश आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रदेश है, बाय द पॉपुलेशन वो सबसे बड़ा प्रदेश है। तो यूपी का अगर राज्यसभा में सदस्यों का अगर प्रतिनिधित्व पार्टिसिपेट देखें तो दोस्तों 31 सीट, कितनी 31 सीट जो हैं वो यहां यूपी की होंगी। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होगा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे वो यूपी का होगा, और 31 सीट्स जो हैं वो यूपी की हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बात करते हैं ये जो टोटल 250 में से दोस्तों 12 कैंडिडेट, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा,
बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेट होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन्हीं 250 सदस्यों में से मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं। ये दोस्तों, ये राष्ट्रपति के पास में इसकी एक पावर होती है कि राष्ट्रपति क्या करता है, हमारा ये राज्यसभा में 12 कैंडिडेट, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये जो 12 कैंडिडेट होते हैं, इनके चुनाव का प्रोसीजर नहीं होता है, कोई भी इनके चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। ये बस भारत में आप देखते होंगे खेल, संगीत, साहित्य, मनोरंजन, बॉलीवुड एक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें दोस्तों, मनोरंजन, कोई विज्ञान में कोई बहुत बड़ा योगदान जिसने दिया है, विज्ञान या समाज सेवा, अगर इन क्षेत्रों में अगर किसी ने कोई योगदान दिया है तो वो सीधा सीधा राष्ट्रपति के द्वारा बिना किसी चुनाव प्रोसीजर के सीधा राज्यसभा का कैंडिडेट बन जाता है, जिसे आप राष्ट्रपति का ये द्वारा मनोनीत प्रक्रिया के नाम से आप इनको जानते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारे जैसे आपने देखा होगा, ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं मनोरंजन में, एक्टर्स वगैरह हैं, एक्ट्रेस वगैरह भी कई बार मनोनीत हो गई हैं, जैसे सचिन वगैरह को जैसे नॉमिनेट की बात आती है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ठीक है ना। तो कहने का मीन्स क्या, इट मीन्स 250 कैंडिडेट्स में से 250 सदस्यों में से 238 जो कैंडिडेट हैं, 238 जो सदस्य हैं, वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें आप यूटी स्टेट के नाम से भी जानते हैं, उनसे निर्वाचित होंगे। देन शेष बचे हुए 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे, लेकिन जनता से इनका कोई सीधा सीधा इलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, वो हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि इनका जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है ना। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद दोस्तों ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। फिर मैं आपको अब लेके चल रहा हूं राज्यसभा की संरचना में कि इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, राज्यसभा को कौन संभालता है, भाई राज्यसभा किस तरीके से अपना काम करती है। तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में अगर आप पढ़ें तो मैनेजमेंट की बात आती है, तो चलिए मैनेजमेंट की होती है, तो यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए देखो दोस्तों, अब राज्यसभा में भाई अब 250 कैंडिडेट हैं, तो कोई ना कोई तो मैनेजमेंट करेगा। यहां इधर लोकसभा में जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर जो होता है, ऐसे यहां पे राज्यसभा को संचालन करने के लिए यहां होता है दोस्तों सभापति। कौन होता है दोस्तों? सभापति। याद रखेंगे आप, राज्यसभा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सभापति के द्वारा किया जाता है। और यहां सभापति जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा पदेन उपराष्ट्रपति। ये बात भी आप भली भांति समझ लीजिए, जो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही दोस्तों इस राज्यसभा का सभापति भी होगा। इट मींस इसके सभापति के लिए अलग से किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। भाई हमारे भारत में जैसे प्रेजेंट एट ए टाइम हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है उसका नाम लिखिए। चलिए, बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया, बहुत अच्छी बात है। उनका नाम है दोस्तों जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चलिए, तो अगर देखा जाए कि वर्तमान अगर ये उपराष्ट्रपति हैं तो वर्तमान सभापति भी तो होंगे। ये आर्टिकल और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 89 में मेंशन हो रखा है
कि भारत का पदेन उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। इट मींस ये जगदीप धनखड़ ही हमारे राज्यसभा के कौन हैं, ये सभापति हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। तो फटाफट से आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरीके से सवाल बनता है कि भाई राज्यसभा के पहले प्रथम सभापति कौन थे, पहले सभापति कौन थे, तो आपका जवाब आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। तो पहले सभापति कौन थे, तो दोस्तों राज्यसभा में जो पहले हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वही तो राज्यसभा के सभापति होंगे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो पहले जो सभापति थे दोस्तों वो हमारे एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। चलिए बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है दोस्तों। ठीक है, एस राधाकृष्णन जो हैं वो राज्यसभा के पहले सभापति थे। ठीक है, क्योंकि भाई पहली पोस्ट राधाकृष्णन के द्वारा ही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाला गया था। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों मैं आपको कुछ थोड़ी बात और भी बताता हूं। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि भाई हमारे यहां पर राष्ट्रपति की जो पोस्ट होती है, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो दोस्तों एक महत्वपूर्ण पद होता है, और बिना किसी राष्ट्रपति के सहमति के, बिना इसके हस्ताक्षर के कोई भी कानून भी नहीं बनता है। आप जानते हैं भाई मेनली संसद का जो मेन वर्क जो होता है वो तो कानून निर्माण प्रक्रिया को ही पूरा करना होता है। अब क्या होगा कि भाई कोई भी कानून जब बनता है तो राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर होते हैं, राष्ट्रपति की सहमति होती है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि दोनों सदन किसी बिल को, प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति मोहर लगाता है, तब जाके कोई कानून बनता है। तो मैं आपसे क्या बताने वाला हूं, अगर इन केस ऑफ सपोज दैट कि राष्ट्रपति पोस्ट पे नहीं रहता है, राष्ट्रपति की एब्सेंस में देखें, एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर सपोज दैट भाई राष्ट्रपति बीमार भी हो सकता है, साथ ही साथ किसी कार्य से विदेशी दौरे पे भी जा सकता है, देन कई सारे ऐसी बात भी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राष्ट्रपति की पद पे मृत्यु भी हो जाती है, पोस्ट पे ही डेथ हो जाती है इसकी। तो उस कंडीशन में दोस्तों ये राष्ट्रपति की जो पोस्ट होती है वो हमारा उपराष्ट्रपति उसको संभालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पोस्ट को संभालेगा तो राज्यसभा का मैनेजमेंट कौन करेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति जो होता है ये तो बन गया भैया राष्ट्रपति, इसकी एब्सेंस में अगर देखें तो यहां एक होता है उपसभापति। कौन होता है दोस्तों? उपसभापति। इसको लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन एग्जाम में तो वही सारे सवाल ज्यादा आते हैं जो आपने कम पढ़े होंगे। तो यहां दोस्तों मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर सभापति जो हमारा पदेन उपराष्ट्रपति है, जब एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट इसकी पोस्ट को संभालेगा तो यहां इसकी पोस्ट को कौन संभालेगा? उपसभापति संभालेगा। अब फटाफट से मुझे जल्दी से, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ये जवाब दो कि भाई राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे। कई बार एग्जाम में ये सवाल बना है, आपको तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने तो क्या किया, ज्यादातर इस सभापति का ही नाम रट लिया है, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? उपसभापति की पूछ रहा हूं। तो यहां दोस्तों राज्यसभा के जो पहले उपसभापति थे उसको आप याद रखेंगे, वो है एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ये बात आपको अच्छी तरीके से अपने नोट्स में लिखना है कि पहले राज्यसभा के उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव थे। ठीक है ना। चलिए वर्तमान की बात आती है कि भाई वर्तमान राज्यसभा के हमारे उपसभापति कौन है? तो दोस्तों वर्तमान प्रेजेंट एट ए टाइम है श्री हरिवंश नारायण, श्री हरिवंश नारायण। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे इजीली आप बता रहे हैं कि भाई अचानक से आदमी फिर आएगा कहां से, हरिवंश नारायण कहां से लेके आएंगे? तो दोस्तों बिल्कुल इस बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का खुद सदस्य होता है। तो कहने का मीन्स क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, टोटल कैंडिडेट में खुद भी एक कैंडिडेट है राज्यसभा का। लेकिन एक सवाल बनता है, क्या सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। तो हमारा जवाब क्या होगा? नहीं होता। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, केवल जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति है, सदस्य नहीं है।
और जो मैं अब आपको बता रहा हूं कि जो उपसभापति है वो राज्यसभा का उपसभापति भी है, साथ ही साथ सदस्य भी है। ठीक है ना, तो इन्हीं कैंडिडेट में शामिल होता है हमारा उपसभापति। आई होप दोस्तों आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी राज्यसभा की बात होती है। कुछ और भी जैसे मैं पॉइंट्स की बात करूं कि भाई इनका जो टीनर है कि भाई कैसे कैसे रहा, तो राज्यसभा की आप देखेंगे स्थापना की बात आती है तो राज्यसभा में जो स्थापना जिस समय हुई तो ये सभी लोग पहले से एट ए टाइम मौजूद थे, क्योंकि राज्यसभा की स्थापना की बात आती है तो कब हुई है? राज्यसभा की स्थापना हुई है दोस्तों 1952। कब हुई है? 1952, 3 अप्रैल 1952 में स्थापना हुई है। अच्छा, आपको सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, ऐसा भी सवाल बन सकता है। तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई है दोस्तों 13 मई 1952 में। 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई है। ठीक है ना, तो उस समय इसको किसके नाम से जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे, जिसे आप राज्य परिषद कहते हैं, लेकिन 1954 से इसे राज्यसभा के नाम से जाना गया है। ठीक है ना, आई होप आज मैंने केवल आपको ये राज्यसभा के बारे में समझाया है। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट में आप ये बता सकते हैं मुझे कि आपकी क्लास कैसी लगी है। ठीक है ना, चलिए थैंक यू क्लास, थैंक्स दोस्तों। यहीं तक हमारा रहेगा। अगली वीडियो में आपको बहुत जल्द ही लोकसभा पे लेके आऊंगा, और जिस तरीके से मैंने अभी आपको राज्यसभा के बारे में बताया है सेम ऐसे कंपैरिजन करके दोस्तों मैं आपको लोकसभा को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।